वेलकम टू आवर चैनल सिविल इनसाइट। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिजाइन ऑफ अ शॉर्ट आरसीसी कॉलम। ठीक है ना। तो हम एक शॉर्ट आरसीसी कॉलम कैसे डिजाइन होता है आज हम वो पढ़ेंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सिविल इनसाइट को नहीं सब्सक्राइब करा तो जरूर कर लीजिए। तो देखो, अब हम एक कॉलम शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, शायद आपको ना पता है तो देख लो। देख, कॉलम दो तरह के होते हैं। देखो, शॉर्ट कॉलम और एक लॉन्ग कॉलम। हमारे कॉलम दो तरह के होते हैं। ठीक है, आज हम वैसे तो हम शॉर्ट कॉलम पढ़ेंगे, फिर भी मैं आपको एक डिफरेंस बताया तो शॉर्ट और लॉन्ग कॉलम में क्या है, क्योंकि हम इसके बाद लॉन्ग कॉलम का एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना, डिजाइन करेंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा। देखो, जब हमारा शॉर्ट कॉलम होता है उसका क्या होता है, एल इफेक्टिव बाय डी। ठीक है ना, जो हमारी इफेक्टिव डेप्थ है डी, उसकी जो हमारी रेशियो है ना वो लेस देन या इक्वल टू 12 आएगी तो हमारा वो शॉर्ट कॉलम होएगा। वो एज अ शॉर्ट कॉलम हमारा एक्ट करेगा। ठीक है, कॉलम। और लॉन्ग कॉलम में क्या होता है, देखो, जब हमारी एल इफेक्टिव बाय डी मोर देन 12 आए तो उसे हम लॉन्ग कॉलम बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा एक छोटा सा डिफरेंस है। बाकी रेडियस ऑफ गायरेशन किसी का 40 ज्यादा 40 आना चाहिए, ठीक है, उससे कम आना चाहिए, वो थोड़े अलग अलग डिफरेंस है, वो हम इस लेक्चर में नहीं कवर करेंगे। तो बस ये मुझे आपको एक छोटा सा बताना था डिफरेंस। तो हम इससे शुरू कर सकते हैं। तो देखो, अब शुरू करते हैं हम। तो देखो, डिजाइन है शॉर्ट आरसीसी कॉलम टू कैरी एन एक्सियल लोड ऑफ 1600, मतलब 1600 किलो न्यूटन का एक एक्सियल लोड लगा हुआ है। ठीक है, एक शॉर्ट आरसीसी कॉलम है। देखो, यहाँ पे इन्होंने शॉर्ट लिख दिया, ठीक है, क्वेश्चन पे, फिर भी हम आपको ये चीज निकालनी पड़ेगी। ठीक है, मैं पहले आपको क्लियर कर दूं। देखो, इट इज 4 मीटर लॉन्ग, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्टेन्ड अगेंस्ट रोटेशन एट बोथ एंड्स। ये लाइन आपके लिए कुछ नहीं होगी, ये वाली लाइन आपके लिए, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्टेन्ड अगेंस्ट रोटेशन एट बोथ एंड्स। ठीक है, इसका क्या फायदा है, मतलब ये लाइन क्यों दी हुई है वो अभी आपको आएगा आगे यूज में। तो यूज M20 एंड FE415। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब एक बार हम गिवन लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे सारा, फिर भी हमें एक बार गिवन लिख लेना चाहिए क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा काम आएगा। ठीक है, गिवन गिवन हमारा देखो क्या है, हमें एल दी हुई है 4 मीटर, ठीक है, जो हमारी लेंथ है। ठीक है, लोड हमें दिया हुआ है 1600 किलो न्यूटन। ठीक है, और हमें M20 और FE415 और एक ये लाइन दी हुई है, ये लाइन भी गिवन में आती है। ठीक है ना, वो अभी आपको पता चले क्यों आती है। देखो, सबसे पहले हम स्टेप शुरू करते हैं। स्टेप आपको पता है, सबसे पहले थोड़ा सा इसमें ना डिफरेंस होता है। जैसे कि हम अपने बीम्स डिजाइन करते हैं या फिर हम अपने स्लैब डिजाइन करते हैं, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। क्या डिफरेंस आएगा वो आप देखते जाना। ठीक है, तो देखो, स्टेप वन। देखो, हम हमेशा वहां पे क्या निकालते थे, टोटल डेप्थ या इफेक्टिव डेप्थ, है ना। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पता है क्या निकालते होते हैं, इफेक्टिव लेंथ। ठीक है ना, इफेक्टिव लेंथ हम निकालेंगे, इफेक्टिव लेंथ। ठीक है, अब ये कहां से निकले, देखो, इफेक्टिव लेंथ ना आपको ये वाली लाइन देगी। कैसे देगी, आपके पास IS कोड तो है ना, 456/2000। देखो, उसमें अगर आप देखो टेबल नंबर 28 एनेक्जर ई। ठीक है, टेबल नंबर 28 हमें एनेक्जर ई पे। ठीक है, तो इस पे ना आपको ये वाले मेंबर्स देखने पड़ते हैं, केसेस दिए हुए हैं। ठीक है, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 केसेस है। इसमें आपको देखना होता है क्वेश्चन में आपको कौन सा गिवन है, उससे देखो ये लिखा हुआ रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ इफेक्टिव लेंथ और थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ इफेक्टिव लेंथ। ठीक है, तो हम रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ इफेक्टिव लेंथ लेते होते हैं हमेशा। ठीक है ना, तो इसीलिए इन केसेस पे आपको देख के बताना है कि हमारी इफेक्टिव लेंथ क्या होगी। ठीक है, तो अब देखो, हमें देखो क्वेश्चन में दिया इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्टेन्ड अगेंस्ट रोटेशन एट बोथ एंड्स। तो मतलब ये चीज हम इसमें ढूंढेंगे। देखो, सबसे पहले केस में क्या लिखा है, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्टेन्ड अगेंस्ट रोटेशन इन बोथ एंड्स। मतलब ये तो सेम ही हो गया, मतलब कि हमारा ये वाला केस है। ठीक है ना, सिंबल हमारा ये दिया हुआ है, ये वाला केस हमारा फर्स्ट फर्स्ट केस ही है। तो मतलब कि हमारी जो इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू है यहाँ पे आप लिखी हुई है 0.65 × L, जो L हमें ये दी हुई है 4 मीटर। ठीक है ना, ये आपको समझ आएगा ना, आपके पास IS कोड्स अभी होने चाहिए हाथ में, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा ये। ठीक है ना, तो मैं फिर भी यहाँ पे आपके लिए एक बार लिख देता हूँ, यहाँ पे आपको ढूंढना ना पड़े। देखो, टेबल नंबर 28। ठीक है, अनेक्जर ई ऑफ IS कोड होता है। ठीक है, IS456/2000। ठीक है, अगर आपको पेज नंबर जाना है तो पेज नंबर हमारा 94 पर आएगा। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। तो अब देखो, अब अगर हम कहें कि फ्रॉम टेबल, ठीक है, हमारा केस 1 था, तो उससे हमें क्या पता चलता है कि एल इफेक्टिव हमारी क्या है, 0.65 L। ठीक है, 0.65 L इजिकल टू 0.65 इंटू एल हम करेंगे, हमारी एल क्या है, 4 मीटर। तो 4 इजिकल टू, तो हमारा एल इफेक्टिव क्या आता है, देखो, या तो 2.6 मीटर आ जाता है या फिर 2600 mm। ठीक है, हम दोनों में लिख के रख सकते हैं, क्या पता हमें कौन सा यूज कहाँ पे हो जाए। तो ये एल इफेक्टिव तो हमने देखो निकाल लिया। ठीक है, अब
अब देखो अब स्टेप 2 क्या करें। अब स्टेप 2 हम क्या करते हैं, एक बार ना ये जो हमारा लोड है इसे हम फैक्टर लोड भी तो बनाना है ना, क्योंकि जो भी लोड दिया होता है हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाना होता है उसके साथ, ठीक है ना। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाते हैं तभी वो फैक्टर लोड हो जाता है। तो हम जो हमें लोड दिया हम इसे फैक्टर लोड बना लेते हैं, ठीक है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे स्टेप 2 फैक्टर लोड, ठीक है। तो आपको पता है कि हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 आता है। हम मोस्टली हमेशा 1.5 लेते हैं, कैसे लेते हैं वो आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में देखा हुआ है, ठीक है ना। तो देखो अब फैक्टर लोड जो हमारा आएगा पीयू, ये फैक्टर लोड पीयू से डिनोट होता है 1600 इंटू 1.5, जो कि हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, ठीक है 1.5। तो ये हमारा कितना आता है 2400 किलो न्यूटन, ठीक है। इससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो फैक्टर लोड भी हमने निकाल के रख लिया। पता नहीं कहीं काम आए ना आए, एक बार तो हमें निकाल के रखना होता है, ठीक है। अब देखो अब हमारा जो स्टेप 3 होएगा, देखो आपको पता है कि हमेशा हमें डायमेंशन पर वर्क करना होता है, ठीक है, डायमेंशन निकालने होते हैं। तो हमने देखो इफेक्टिव डेप्थ भी निकाल लिया, इफेक्टिव एल भी निकाल लिया हमने, ठीक है, एल इफेक्टिव भी निकाल ली, ठीक है, फैक्टर्ड लोड भी निकाल लिया। लेकिन हमें डायमेंशन तो अभी भी नहीं पता ना, तो हम अभी डायमेंशन निकालेंगे, ठीक है। अब डायमेंशन निकालने वाला इसका फंडा थोड़ा अलग है कॉलम्स पर, तो इसलिए आपको ये अच्छे से देखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो डिटरमाइन डिटरमिन साइज ऑफ कॉलम, ठीक है, साइज ऑफ कॉलम। देखो आपको एक चीज और पता है ना, देखो जैसे कि हम लेट एक स्क्वायर कॉलम है, ठीक है। स्क्वायर कॉलम का आपको पता है, देखो ए स्क्वायर ले लो या फिर बी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा एरिया, ठीक है, ए जी, ठीक है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए जी हमारा, जैसे ए जी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे ग्रॉस एरिया, ठीक है, ग्रॉस एरिया ऑफ कॉलम, ठीक है, पूरा होता है। तो हमें यहाँ से पता है कि एक साइड क्या आएगी अंडर रूट ए जी, ठीक है, ये आपको पता नहीं है, मैंने फिर भी आपको लिख के रख दिया, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम कुछ लेट करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे लेट करते हैं, तो लेट ये अब क्यों कर रहे हैं ये सब आएगा आगे सामने, ठीक है। लेट ए जी क्या आता है हमारा, अभी मैंने आपको बताया ग्रॉस एरिया, ठीक है, ग्रॉस एरिया, जो कि हमारा कैसे बनता है ग्रॉस एरिया, देखो कंक्रीट प्लस रिइंफोर्समेंट, ठीक है, स्टील, कंक्रीट जो हमारी यूज होता है प्लस रिइंफोर्समेंट जो स्टील यूज होता है, तो उससे हम क्या बोलते हैं ग्रॉस एरिया बोलते हैं, ठीक है, पूरे कॉलम का, ठीक है। ए जी हो गया हमारा। अब हम ए एस सी लेते हैं, ए एस सी आपको पता है एरिया ऑफ स्टील, एरिया ऑफ स्टील रिइंफोर्समेंट, ठीक है, एरिया ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट। देखो ये आप ना चेंज नहीं कर सकते, कहीं आप कहो सर यहाँ पे एएसटी ले लेते हैं, नहीं, क्योंकि ये ना कोड में भी आपको एएससी से दिया हुआ है, ठीक है। तो हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है, और कोड में कहाँ दिया है वो मैं बताता हूँ। तो एसी क्या लिख सकते हैं हम, एरिया ऑफ कंक्रीट, ठीक है। तो आपको पता चल गया ना कि मतलब कि हमारा एएससी प्लस एसी इज इक्वल टू एजी होगा ग्रॉस एरिया, ठीक है। तो ये चीजें तो पता चल गई। देखो अब मैं आपको लेके चलता हूँ, देखो नाउ अब मैं आपको लेके चलता हूँ क्लॉज नंबर 26.5.3.1 का ए, ठीक है, इस पे जाते हैं। पेज नंबर ये आपको कहाँ पे मिलेगा 48, तो आप भी निकाल लो, मैं भी निकालता हूँ अभी फटाफट आपके सामने। तो पेज नंबर 48 पर आपको देखना है कि ये कहाँ से आता है। देखो क्लॉज नंबर आपको देखना है 26.5.3.1 देखना है आपको, ठीक है ना। तो वही हम पेज नंबर अब आगे हम 48 पे कौन सा देखना हमने 26.5.3.1 का ए पार्ट। देखो ए पार्ट में क्या लिखा है, द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट shall not be less than 0.8% nor more than 6% of the क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कॉलम। मतलब कि इन्होंने कहा कि जो हमारा एरिया ऑफ स्टील एनफोर्समेंट है उसे हम 0.8% से कम नहीं ले सकते और 6% से ज्यादा नहीं ले सकते, ठीक है ना। क्योंकि हमें यहाँ पे एज्यूम करना है एक चीज, क्या एज्यूम करनी है, वो इसी पे बेस्ड है, ठीक है। तो आपको आईएएस कोड में मिल गई है ना चीज। तो अब देखो हमें क्या एज्यूम करना है, हमें यहाँ पे करना है एज्यूम एज्यूम 1% ऑफ स्टील, ठीक है, 1% ऑफ स्टील इन ग्रॉस एरिया, ठीक है। मतलब कि 1% स्टील है सिर्फ, एक बार हम लेट कर देते हैं ग्रॉस एरिया हमारा ए जी, ठीक है। अब 1% ऑफ स्टील इन ग्रॉस एरिया, ठीक है, ये आपको पता चल गया ना कहाँ से हमने लिया, ठीक है। तो अगर हमने ये 1% ऑफ स्टील हमने ऐसे लिया तो मतलब कि हमारा जो 99% ऑफ कंक्रीट रह जाएगा, ठीक है, कंक्रीट इन ग्रॉस एरिया, कंक्रीट इन ग्रॉस एरिया रह जाएगा, ठीक है। अब इसको हम नंबर्स में लिख लेते हैं थोड़ा, जैसे समझो ए एस सी हमारा क्या आ जाएगा, ए एस सी यहाँ से आ जाएगा, देखो 1/100 इंटू ए जी, ठीक है। और हमारे यहाँ से ए सी क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ कंक्रीट क्या आ जाएगा, ठीक है, एरिया ऑफ कंक्रीट क्या आ जाएगा हमारा 99/100 इंटू ए जी, ठीक है ना। तो ये तो आपको समझ आ गया। ये हमने एज्यूम करा था और एज्यूम भी हमने कोड से देख के करा है, हम खुद के मतलब से नहीं कर रहे। उन्होंने कहा है कि 0.8 और 6% के बीच बीच में आपको कहीं भी लेना है, तो हमने 1% लिया ताकि हमारी कैलकुलेशन भी इजी रहे और ये अंडर द क्राइटेरिया भी आ जाए, ठीक है। तो ये हमने ऐसे ले लिया। अब देखो अब एक और चीज है, अब आप जाओ
देखो अब आप आईएस कोड्स आपके पास है ना, तो अब आप देखो क्लॉज नंबर, जो हमारा क्लॉज नंबर 39.3 है, जो कि हमारा पेज 71 पर है, वहां पे ना आपको एक वो दिया हुआ है, फॉर्मूला दिया हुआ है, अब वो निकालो। ठीक है, अब आप वो फॉर्मूला देखते हैं कोड्स में। तो देखो अब ये कोड देखो आप, अब आप ये कोड देखोगे तो यहाँ पे देखो 39.3 पे मैंने बताया था आपको, पेज नंबर 71 पर हम आ गए। तो कोड यहाँ पे देखो क्या फॉर्मूला लिखा हुआ है, फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, देखो पी यू इजक्वल टू 0.4 एफ सी के डॉट ए सी प्लस 0.67 एफ वाई ए एस सी। ठीक है, और वो सारी चीजें वही लिखी हुई है जो जो मैंने आपको लिखा है। देखो एरिया ऑफ कंक्रीट, ठीक है, ए सी और ए एस सी हमारा एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एनफोर्समेंट ऑफ कॉलम्स। ठीक है, पी यू हमारा एक्सियल लोड हो गया, एफ सी के करेक्टरिस्टिक्स, और एफ वाई वो आपको पता है कि स्टील का और कंक्रीट का होता है। तो हम सिंपली ये वाला एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे। हम यहाँ पे एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं, पी यू हमारा क्या है 0.4, ठीक है, 0.4 एफ सी के ए सी प्लस 0.67 एफ वाई ए एस सी। ठीक है, ये तो आपको पता चल गया। अब इसमें आपको सिंपली वैल्यूज डालनी है और यहाँ से हमें ग्रॉस एरिया निकालना है, जो कि हमारा एजी है। हमें क्या निकालना है, एजी निकालना है। ठीक है, ग्रॉस एरिया एजी, क्योंकि एजी से हमें पता चलेगा डायमेंशन, जो कि हम ये निकालना है। ठीक है, हमें बी निकालना है, डायमेंशन निकालनी है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एजी निकालना है। एजी कैसे निकलेगा देखो, अभी हम देखते हैं। अब देखोगे, अब आप इसमें ना वैल्यू डालो। ठीक है, पीयू की वैल्यू आपको क्या दी हुई थी, देखो पीयू की वैल्यू आपको थी 2400 किलो न्यूटन। तो हम यहाँ पे वही डालते हैं एक बार, 2400 किलो न्यूटन। ये मैं आपको एकदम से करके दिखा सकता, आपको स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ेगा। देखो 0.4 इंटू एफ सी के हमारा 20 था, M20 इंटू ए सी। अब ए सी क्या है, यहाँ से देखो 99/100 इंटू ए जी, तो ये वाली वैल्यू डालनी है आपको। ठीक है ना, ए सी में आपको ये वाली वैल्यू डालनी है, क्योंकि हमारा हमें ए एस सी और ए सी एलिमिनेट करा के ए जी लाना है। सिंपल, बस ए जी ऐसा कॉन्स्टेंट रह जाए जो कि अननोन है। ठीक है, तो ए सी का हम क्या डाल सकते हैं, 99/100 इंटू ए जी। ठीक है, ये हमारा इंटू ए जी ये हो गया, प्लस 0.67 एफ वाई हमारा 415 था, और ए एस सी हमारा क्या था 1/100 ए जी। ठीक है, तो अब आप देखोगे यहाँ पे सिर्फ ए जी अननोन रह गया, बाकी सबकी वैल्यूज आपको दिख रही है ना। तो मतलब कि यहाँ से हमारा नॉर्मली ए जी निकल सकता है। तो ए जी की अगर आपको यहाँ पे वैल्यू पता चले, तो पता है क्या हमारी ए जी की वैल्यू हमारी आती है 224,299 mm²। ठीक है, ये इतनी बड़ी वैल्यू आएगी, कहीं आपकी अलग से वैल्यू बड़ी आ रही है कोई ज्यादा, तो आपको लग रहा है कि शायद गलत हो, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो यही वैल्यू आएगी। ठीक है, अब वही वाला फंडा जो मैंने आपको बताया था, देखो हमें पता है बी स्क्वायर इजिकल टू ए जी होता है। ठीक है, एक स्क्वायर कॉलम लेके चलते हैं हम, नॉर्मल हमारा स्टैंडर्ड है स्क्वायर कॉलम। ठीक है, तो नहीं तो आपको ऊपर लिखा देगा रेक्टेंगुलर है, तो आपको सिर्फ एक साइड निकालनी है, दूसरी आपको गिवन होती है क्वेश्चन में। ठीक है, वो भी हम क्वेश्चन करेंगे आगे। तो अब आप देखो बी इजिकल टू अंडर रूट ए जी होगा, तो यहाँ पे हम सिंपल कर सकते हैं। देखो बी स्क्वायर इजिकल टू ए जी, तो हमारी एक साइड क्या होगी अंडर रूट ए जी, तो 224,299। ठीक है, अब ये होगी हमारी, तो यहाँ से हमारा देखो बी क्या निकल जाता है, तो यहाँ से हमारा बी निकल जाएगा, बी हमारा कुछ निकलेगा 473.52 mm। ठीक है, अगर आपको शक हो रहा है तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो 224 का अंडर रूट मैंने लिया 473.52 आ गया। यहाँ पे मैंने 473, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 6, ठीक है 60 लिख देता हूँ। ठीक है, तो आपके कैलकुलेटर में पूरा पूरा हिसाब से लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये ऐसे हो गया, और हम इसे अप्रोक्स क्या लिख सकते हैं, 500 mm लिख देते हैं। ठीक है, अप्रोक्स 500 mm, तो आप ऐसे लिख सकते हो अप्रोक्स, आपको कोई गलत नहीं करेगा। ठीक है, आप बढ़ के लिखो हमेशा अप्रोक्स, कभी भी कम मत लिखो। जैसे 473 है तो 450 मत करो, 500 कर लो। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है जो हमारा साइज है स्लैब का, वो हमारा क्या है, सॉरी स्लैब बोल के मैं, कॉलम का 500 इंटू 500 mm। ठीक है, चलो भाई साइज तो हमारा निकल गया। ठीक है, डायमेंशन तो हमारी निकल गई। अब हमें ये भी तो एक बार चेक करना है ना, हमने कहीं चेक करा ही नहीं अभी तक कि हमारा ये शॉर्ट कॉलम है या फिर लॉन्ग कॉलम है। वैसे तो क्वेश्चन में गिवन है, हमें फिर भी तो एक बार चेक करना ही है ना कि ये शॉर्ट कॉलम है लॉन्ग कॉलम है। तो हम देखते हैं, अब हमारे ये आता है स्टेप 4। ठीक है, और इस चीज को जो हम ये फाइंड करते हैं, इसे हम पता है क्या बोलते हैं, स्लेंडरनेस रेशियो, स्लेंडरनेस रेशियो। ठीक है, तो इसे हम स्लेंडरनेस रेशियो बोलते हैं। अगर आपको देखना है कहाँ से आता है,
तो आप देख सकते हैं, ये चीज मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, ठीक है, ये आपको खुद देखनी है। देखो आपको क्लॉज नंबर, ये आपको क्लॉज नंबर में मिलेगा 25.1.2, पेज 41 भी लिख देता हूँ, पेज 41, ठीक है। आपको ये चीज वहां मिल जाएगी, स्लेंडरनेस रेशियो, जो मैं आपको बोलता हूँ क्या होती है हमारी एल इफेक्टिव बाय जो हमारी डी बी है, वो हमारी कितनी आनी चाहिए, लेस देन या फिर मोर देन 12 आनी चाहिए, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि कॉलम कौन सा है। तो 2600 हमारी एल इफेक्टिव आई थी, ठीक है ना, जो हमने पहले निकाल के रखी है सबसे पहले। देखो 2600 है ना, ये हमने एल इफेक्टिव निकाली थी, बाय बी जो भी हमने निकाला 500। तो ये कितना आया था हमारा 5.2। देखो अगर आपको शक हो रहा है नहीं आ रहा तो मैं फिर भी 2600 डिवाइडेड बाय 500 कितना आ गया 5.2, ठीक है, जो कि हमारा लेस देन 12 है, ठीक है, जो कि हमारा लेस देन 12 है, हेंस या फिर देयरफॉर शॉर्ट कॉलम, ठीक है। चलो ये तो कंफर्म हो गया कि हमारा शॉर्ट कॉलम है, ठीक है, ये हमारा शॉर्ट कॉलम है, ये भी हमें कंफर्म हो गया, ठीक है। अब देखो एक चीज और है, वो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। मैंने तभी आपको ना एक ऐसा क्वेश्चन उठाया जिसमें सब कुछ गिवन है, हमें फिर भी फाइंड करना है, कहीं आप सोचो फाइंड नहीं। देखो एक हमारा एक्सियल लोड आ गया, ठीक है, एक हमारा एक्सियल लोड होता है, एक्सियल बेंडिंग भी हमें यूज होता है, ठीक है ना। तो हमारा ये वाला केस एक्सियल लोड है, सिंपल एक्सियली लोडेड कॉलम का है, ठीक है, लेकिन हम वो भी हमें फाइंड करना पड़ता है कि ये है या नहीं है, ठीक है। तो उससे हम क्या बोलते हैं, मिनिमम इसेंट्रिसिटी बोलते हैं हम, ठीक है ना। तो वो हमारा स्टेप 5 आएगा, ठीक है, ये आपको समझ आ रहा है ना अच्छे से। तो हम निकालते हैं स्टेप 5। स्टेप 5 ये मुझे आपको कोड में अच्छे से समझाना पड़ेगा। देखो स्टेप 5 पे ना हमारा क्या आता है, मिनिमम इसेंट्रिसिटी। देखो अच्छे से देखना है, ये बहुत ही इजी है, मुझे समझाने में शायद 30 to 45 मिनट्स लग जाए, लेकिन आप अगर आप खुद करोगे तो आपके लिए बहुत इजी होगा, ठीक है। अब देखो हमारा मिनिमम इसेंट्रिसिटी का देखो फॉर्मूला पता है क्या होता है, ई मिनिमम इज इक्वल टू एल बाय 500 प्लस डी बाय 30। तो आप पूछोगे सर आपने ऐसे कैसे कर दिया, मैं नहीं मानता कि आपने कहाँ से उठाया, मुझे क्या पता कहाँ से उठाया। तो अभी मैं आपको बताते हैं मैंने कहाँ से उठाया, क्लॉज नंबर 25.4, पेज 42। देखो सब कुछ आपको इसी से उठाना है, ठीक है ना, आईएस कोड से, ठीक है। तो हम देखते हैं पेज नंबर 42 पे 25.4। तो देखो अब आप देख सकते हो 25.4 क्लॉज नंबर पे हम आ गए। यहाँ पे आपको मिनिमम इंसेंट्रिसिटी का आपको एक दिख रहा होगा हेडिंग सी। देखो अब इसमें आप पढ़ो, देखो अब मैं आपको इसमें पढ़ाता हूँ। ऑल कॉलम शैल बी डिजाइन फॉर मिनिमम इंसेंट्रिसिटी इक्वल टू द अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ कॉलम बाय 500। देखो स्लैश 500 प्लस लेटरल डायमेंशन डिवाइड बाय 30 सब्जेक्ट टू अ मिनिमम ऑफ 20 mm, ठीक है ना, सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑफ 20 mm, ठीक है। तो अब देखो अब इससे हमें पता चलता है, ठीक है, ये तो हमें कोड आपको मैंने यहाँ से ये यहाँ से उठाया। देखो एल बाई 500 प्लस लेटरल डायमेंशन बाय 30 जो कि डी बाई 30 हो गया, ठीक है। तो ये तो आपको पता चल गया ना ई मिनिमम हमने कहाँ से उठाया, ठीक है। तो अब ई मिनिमम सॉल्व करते हैं सबसे पहले। अभी हमें यहाँ से नहीं पता चलेगा कि हमारा ये क्या है, ठीक है, एक्सियल लोड है या फिर हमें एक्सियल बेंडिंग में भी जा रहे हैं, अभी नहीं पता चलेगा। तो देखो इसको अगर आप सॉल्व करते हो ना, हमारा पता क्या आता है 24.67 mm, ठीक है। इसमें देखो आपको एल क्या डालना है वो भी मैं बताया था। देखो एल हमारा 4000 डलेगा, ठीक है, जो हमारा देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अनस्पोर्टेड लेंथ ऑफ कॉलम, ठीक है। अनस्पोर्टेड तो वही मतलब हो गया कि जो हमारी इफेक्टिव लेंथ नहीं है, ठीक है। और डी आपको पता है हमारे यहाँ पे 500 है, ठीक है। तो ये आपकी चीज निकल के यहाँ पे 24.67 निकल जाएगा, ठीक है, ये चीज निकल जाएगी। अब देखो अब हमें जो हमें बताएगा ना वो बताएगा ई मिनिमम बाय डी, ये ई मिनिमम बाय डी हमारा लेस देन 0.05 होना चाहिए, तभी हमारा एक्सियली लोडेड कॉलम होता है हमारा, ठीक है, एक्सियली लोडेड शॉर्ट कॉलम, ठीक है। अब ये आप पूछोगे सर अब आपने ये कैसे बता दिया, अब मैं ये भी बताया तो आपको कहाँ से निकला है। तो आप देख सकते हो ये निकला हमारा क्लॉज नंबर 39.3 पेज 71। तो अभी आप पेज नंबर 71 पे चले 39.3 पर। तो देखो अब आप 39.3 पर आप आ गए हो गए। तो 39.3 में हमें क्या दिया हुआ है, देखो व्हेन द मिनिमम इंसेंट्री एज पर 25.4, वही मैंने आपको बताया मिनिमम इंसेंट्रिसिटी हमारा 25.4 से डज नॉट एक्सीड 0.05 टाइम्स द लेटरल डायमेंशन, ठीक है ना, 0.05 टाइम्स द लेटरल डायमेंशन द मेंबर्स में बी डिजाइन बाय द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये वाला फॉर्मूला हमारा तभी यूज होएगा, ठीक है ना। अगर आपका यहाँ पे इंसेंट्रिसिटी ज्यादा आ जाती तो ये फॉर्मूला भी हमारा कैंसिल होता, हमें अपना इससे बनाना पड़ता है। देखो मेंबर सब्जेक्टेड टू कंबाइन एक्सियल लोड एंड बायएक्सियल बेंडिंग से, ठीक है ना, बायएक्सियल बेंडिंग से हमें बनाना पड़ता है, ठीक है ना। या फिर हमारा सब्जेक्टेड टू कंबाइन एक्सियल लोड एंड अनएक्सियल बेंडिंग, ठीक है, अनएक्सियल बेंडिंग से बनाना पड़ता है। तो ये 3-4 केस आते हैं, हम एक एक क्वेश्चन आराम से करेंगे इन पर तो अब ये तो हम इस क्वेश्चन कर रहे हैं लोडेड मेंबर्स, ठीक है ना, शॉर्ट एक्सियली लोडेड मेंबर्स।
तो इस पे हमें ये समझ आ गया आपको ये कहाँ से आया। तो अब हम ये सिंपल निकाल के देखते हैं। तो ई मिनिमम हमारा निकल गया 24.67 बाई डी। डी हमारा देखो 500 ही है, ये तो डायमेंशन ही होती है डी। तो डी इक्वल टू क्या आता है, ये हमारा 0.049 आया, ठीक है ना, जो कि हमारा फिर भी लेस देन 0.05 है। ठीक है, ये आपको समझ आ गया ना। इसका मतलब कि हैंस हैंस एक्सियली लोडेड शॉर्ट कॉलम। ठीक है, एक्सियली लोडेड शॉर्ट कॉलम हमारा ये है। ठीक है, अब ये सारा कुछ कंफर्म हो गया। वैसे तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, मैंने तभी ये ऐसा क्वेश्चन उठाया जिसमें आपको सब कुछ दिया हुआ है, फिर भी आपको सब कुछ निकालना है। ठीक है ना, ये आप समझ रहे हो ना बात। तो हमारा देखो एक्सियली लोडेड भी हमें बताया हुआ था, ठीक है, शॉर्ट कॉलम भी हमें बताया हुआ था। तो ये चीजें आपको बताई हुई है, फिर भी आपको निकालने के, आप सोचिए सब तो दिया हुआ क्वेश्चन में हम नहीं निकालते, हम सीधा आगे कर देते हैं। ठीक है, अब ये चीजें तो होगी। देखो अब ये चीजों के बाद ना अब आता है हमारा मेन चीज। ठीक है ना, मेन चीज हम निकालते हैं। ठीक है, अब मेन चीज कैसे निकलेगी, देखो हमारा स्टेप 6 बस अब तो खत्म ही होने वाला है। देखो इसमें कोई चेक्स भी नहीं लगते कॉलम में, ठीक है ना, कहीं आप सोचो कि चेक्स लग रहे हैं, ये छोटे छोटे चेक्स ही हमारे, और ये ज्यादा कोई इस पे चेक्स लगते नहीं। ठीक है, डिजाइन एड्स या फिर चेक। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ स्टील, ठीक है, जो कि हमारा लॉन्गिट्यूडनल इन्फोर्समेंट होती है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल इन्फोर्समेंट। ठीक है, तुम्हारी इन्फोर्समेंट होती है जो हमारा ऐसे सरिया, जैसे एक कॉलम है तो आप जैसे समझो एक ऐसा कॉलम है। ठीक है, कॉलम अगर आप ऊपर से देखोगे तो आपको ऐसे ऐसे दिखेंगे ना, ये लॉन्गिट्यूडनल इन्फोर्समेंट आपको सरिया दिखेंगे। ठीक है ना, एक कॉलम में अगर आपको ऐसे एक कॉलम देखोगे तो आपको इसके बीच में से ऐसे ऐसे दिखेंगे ना ये सारे सरिये से। ठीक है, बार्स दिखेंगे ना आपको, स्टील बार्स। तो वो चीज हम निकालने हैं, एरिया ऑफ स्टील ऑफ लॉन्गिट्यूडनल इन्फोर्समेंट। ठीक है, और तो कुछ लगते ही ना इसमें कॉलम में, तो हम नीचे वाले निकालेंगे। ठीक है, अब हमने लेट करा था। ठीक है, हमने लेट करा था कि ASC हमारा क्या है, 1% ऑफ AG। ये हमने ये ज्यूम करा था ना, लेट करा था या फिर ज्यूम 1% ऑफ स्टील इन ग्रॉस एरिया। ठीक है ना, ASC हमारा 1% ऑफ AG। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो 1/100 इंटू AG। AG हमने अभी निकाल लिया था, हमारा क्या निकला था AG, बहुत बड़ा निकला था 224299। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे डालेंगे 224299। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो हमारा ASC पता कितना आता है, 2243 mm²। तो चाहे जो मर्जी आए, ठीक है, चाहे बड़ा है चाहे छोटा है, आपको ये चीज तो सही आनी चाहिए। ठीक है, ये चीज आपको लिखनी है। ठीक है, तो आपको ASC तो निकल गया। अब देखो, अब इसमें ना आपको ना नंबर ऑफ बार्स निकालने होते हैं। देखो आपको कॉलम डालना है, आप कॉलम में स्पेस ही नहीं बता सकते कि आपको ये बार इतने में डालना है, जैसे कि इतने स्पेस के बाद डालना है, इसके स्पेस में डाल, जैसे कि हम स्लैब्स में करते हैं। ठीक है ना, तो हमें यहाँ पे नंबर ऑफ बार्स निकालने, जैसे कि हम बीम्स में निकालते हैं वैसे हमें कॉलम्स में निकालने हैं। बीम्स और स्लैब्स की वीडियो डल चुकी है, तो आपको लिंक इन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है ना, तो देखो अब इस पे हमें तो नंबर ऑफ बार्स निकालने पड़ेंगे, कैसे कैसे हमारे डले हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे नंबर ऑफ बार्स निकालने के लिए अब देखते हैं। देखो ASC तो आपको समझ आ गया ना कैसे आया, तो यहाँ पे मैं फिर भी लिख लेता हूँ एक बार साइड पे। हम ASC हमारा कितना आया था, 2243 mm²। ठीक है, तो ये चीज तो अब आ गई। ठीक है, अब हम कहते हैं कि देखो जब आप कॉलम डाल रहे हो ना, आप कोई 8 mm का या फिर 10 mm का 10 mm का डाया बार नहीं आप यूज कर सकते। ठीक है, आपको थोड़ा बड़ा जाना पड़ेगा, या फिर 16 20, ठीक है, या फिर इससे ज्यादा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यूजिंग, हम एक स्टैंडर्ड लेके चलते हैं, यूजिंग 20 mm डाया बार्स। ठीक है, ये हम इसके करते हैं। अब हम कहते हैं कि इसका अब एरिया भी निकालो, क्योंकि हमें तो नंबर ऑफ बार्स निकालना है, तो एक बार का एरिया निकालोगे अपॉन टोटल एरिया, तो उससे हमें नंबर ऑफ बार्स निकल जाएंगे ना, ये तो आपको पता है ना, ये तो इजी है। तो π/4 इंटू 20 का स्क्वायर, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारा 314 mm² का एरिया आता है ऑफ 1 बार। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ बार्स। तो नंबर ऑफ बार्स क्या निकलेगा, देखो टोटल एरिया अपॉन नंबर ऑफ 1 बार। तो इसको आपने करा तो हमारा 7.14 आएगा, लेकिन आप पॉइंट्स में तो बार्स कर ही नहीं सकते था, तो आपको एक ज्यादा कर देना है। ठीक है, 8 बार्स, कब मत कर देना कि 7 बार, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो 8 बार्स करना, हमेशा एक वैल्यू ज्यादा लेके। ठीक है, तो इसका मतलब कि हमारा यहाँ पे सोल्यूशन पूरा हो गया ये वाली चीज का, कि प्रोवाइड 8 बार्स ऑफ 20 mm डाया। ठीक है, इसका कोई चेक नहीं है, बस ये ऐसे आपने निकाल लिया। ठीक है, अब देखो इसमें अब एक चीज और बताता हूँ मैं आपको। देखो अब आपके ना ऊपर एक फोटो आएगी। ठीक है, ऊपर आप एक फोटो देख सकते हो, उसमें आप देखो कि आपको ना जो हमारा कॉलम है उसके साइड में ना एक ऐसे
स्क्वायर्स है ना, मतलब रेक्टेंगल शेप में आपको एक टाइल सी बनी होगी, ठीक है ना। टाइल मतलब कि एक छल्ला सा बना होगा जो आपको लिपटा हुआ है, ठीक है, आप देख रहे हो ना फोटो में। तो वो छल्ले जो हम लगे हुए हैं ना, उससे हम क्या बोलते हैं, लेटरल टाइल्स या फिर ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट, ठीक है ना। तो आपको समझ आ गया ना। तो वो अब वो छल्ले भी हमें निकालने हैं। वो छल्ले नंबर से नहीं निकलते, हमें स्पेसिंग से निकलते हैं, ठीक है। वो आपको पता है कितने भी डल सकते हैं, हमें स्पेसिंग निकालनी है, ठीक है। तो आपने फोटो में अच्छे से समझ लिया होगा। तो अब हम वो निकालते हैं, ठीक है। तो वो हमें किस लिए यूज होते हैं, हमें अपने कॉलम के जो हमने ऐसे सरिये डाले होते हैं, जैसे एक कॉलम है, हमने ये जो सरिये डाले होते हैं, तो इन्हें वो अच्छे से पकड़ के रखता है नीचे, ठीक है ना। तो ऐसे पकड़ के अच्छे से रखेगा, ठीक है, ऐसे। तो ये ऐसे पकड़ के रखता है। तो हम वो निकालते हैं। देखो स्टेप 7 लास्ट स्टेप है। स्टेप 7 लेटरल टाइज, मैंने आपको बताया, या फिर उसे हम लेटरल टाइज बोलते हैं, या फिर ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट, ठीक है। उसे हम लॉन्गिट्यूडनल बोलते थे, इसे हम ट्रांसवर्स बोलते हैं, ठीक है। ये तो आपको समझ आ गया ना कैसे आया। मैंने आपको तभी ऊपर एक पिक रिकमेंड करी थी ताकि आपको अच्छे से समझ आए, ठीक है। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए कि अगर आप साइट पे जाते हो तो आपको पता होना चाहिए चीजें क्या है। तो देखो ये चीजें ना आपको सीधा कोड्स में दी हुई है कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब मैं कहूँ आपको कि क्लॉज नंबर 26.5.3.2 का सी पार्ट देखो, ठीक है। अगर आपको मुश्किल हो रही है काम पे तो पेज 49, ठीक है। आप अभी जल्दी से खोलो और वहां पे ये वाला क्लॉज पढ़ो, ठीक है। मैं भी खोलता हूँ। तो देखो जैसा कि अब आप आगे होगा पे नंबर 49 पे कौन सा क्लॉज हमारा 26.5.3.2 सी पार्ट में, देखो अब आप यहाँ पे पढ़ोगे। देखो सेकंड वाली चीज पढ़ो, ठीक है। यहाँ पे हम पहले डायमीटर निकालते हैं, ठीक है। डाया लेते हैं हम पहले कि डाया क्या है, क्या ले सकते हैं हम लेटरल टाइज का। देखो the diameter of the polygon links or lateral ties shall not be less than 1/4 of the diameter of the largest longitudinal bar and in no case less than 16 मीटर 16 mm। जो हमारा ये 16 है ना, ये अब से 6 mm हो चुका है। तो यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंटेड है, 16 या 6 mm है, ठीक है ना। आप याद रखना है 16 या 6 mm है। तो देखो यहाँ पे दो क्राइटेरिया बन जाता है, या फिर 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द लार्जेस्ट लॉन्गिट्यूडनल बार या फिर 6 mm, ठीक है ना। तो ये आपको समझ आ गया। तो हम यहाँ पे वही दोनों केस लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लिखते हैं डाया, ये डाया ऑफ लेटरल टाइज निकाले हम। डाया ऑफ लेटरल टाइज या तो आपका क्या आ सकता है, डाया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल बार जो हमने अभी निकाला था, ठीक है, पहले। तो इसका हमने जो डाया लिया था डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, 1/4 है। तो हमने क्या लिया था, 20 mm लिया था, आपको याद है ना। तो 20 mm लिया तो 5 mm आ गया, ठीक है। या फिर जो हमारा सेकंड है, या फिर 6 mm, ठीक है। जो हमारा सेकंड है वो 6 mm है। ये 16 या 6 mm आप गूगल भी कर सकते हैं। कहीं आप सोचे कि सर हमें गलत पढ़ा रहे हैं, कोड में दिया हुआ तो कैसे गलत हो सकता है। तो आप गूगल भी कर सकते हैं, वहां पे 6 mm मेंशन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंटेड हुआ है। तो ये 6 mm है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला है, शुड नॉट बी लेस देन, तो मतलब कि 6 mm से लेस नहीं हो सकता। तो हम 5 mm तो यूज कर ही नहीं सकते। तो इसका मतलब कि हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, देयरफॉर यूजिंग, हमें 5 mm तो यूज कर नहीं सकते। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है दोनों क्राइटेरिया में सबसे कम, ठीक है। तो 6 mm से हम कम यूज नहीं कर सकते, यूजिंग 6 mm डायल लिंक्स, ठीक है। तो हम इसे लिंक्स भी कहते हैं, लेटरल टाइज भी कहते हैं, पॉलीगन लिंक्स भी, ट्रांसवर्स एनफोर्समेंट, तो कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यह तो आपको समझ आ गया ना कहाँ से उठाया, ये वाले क्लॉज से, ठीक है। तो अब हमने ये तो निकाल ली, अब हमें स्पेसिंग निकालनी है, ठीक है। अब स्पेसिंग भी, अब आप देखोगे स्पेसिंग भी इसी कोड में दी हुई है, ठीक है, इसी पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे, मैं एक बार लिखता हूँ यहाँ पे, अब यहाँ पे लिखता हूँ पिच। यहाँ पे हम पिच बोलते हैं। वैसे तो हम स्पेसिंग एक नॉर्मल स्टैंडर्ड पर बोल सकते हैं, लेकिन लेटरल टाइज में हम पिच बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पिच ऑफ द टायर्स शुड नॉट बी शुड नॉट एक्सीड, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब कि किससे नहीं ज्यादा होना चाहिए, आप क्लॉज नंबर देख सकते हैं। क्लॉज हमारा सेम ही आता है, ये क्लॉज सेम आता है हमारा 26.5.3.2 सी। देखो मुझे यहाँ पे लिखना जरूरी है पेज 49, क्योंकि ये आपको वहां पे भी पेपर में भी लिखना जरूरी है, ठीक है। तो अब आप पेज नंबर 49 पे दोबारा से आ जाइए और देखिए। देखो पिच, आपको पिच दी हुई है। देखो द पिच ऑफ द ट्रांसफर स्पोर्टमैन शैल नॉट बी मोर देन द लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंसेस, ठीक है ना। तो हमें देखना है लीस्ट, ठीक है ना। अब हमें ये देखना है, ठीक है, एक्सकीड इनसे नहीं करना चाहिए, ठीक है, वही मतलब हुआ ना। तो देखो अब क्राइटेरिया देखते हैं। देखो पहला लिखा हुआ था लीस्ट लेटर डायमेंशन ऑफ द कंप्रेशन मेंबर, ठीक है। तो पहला हम क्राइटेरिया देखते हैं। पहला क्राइटेरिया हमारा लीस्ट लेटरल डायमेंशन, लीस्ट लेटरल डायमेंशन, ठीक है, जो कि हमारा कितना है, कंप्रेशन मेंबर का, जो कि हमारा 500 mm निकला है, ठीक है ना। हमने 500 इंटू 500 का निकाला, तो वही हमारा लेटरल डायमेंशन है, ठीक है ना। तो अब सेकंड क्राइटेरिया हमें देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे,
16 टाइम द स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट, ठीक है। तो वो भी हम देख लेते हैं। तो 16 हमने कितना लिया था, 20 लिया था। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 320 mm आ जाता है, ठीक है। और हमारा थर्ड क्या आ जाता है, सिंपली 300 mm। तो मतलब कि हमने तो सबसे कम वाला लेना है इनसे, है ना। सबसे कम वाला हमारा क्या आता है, 300 mm ही आता है, ठीक है। ना 320 आएगा ना 500 आएगा, हमारा आएगा 300 mm वाला। तो इसका मतलब कि जो हमारे लेटरल टाइज है वो क्या आ गया हमारा, देयरफॉर प्रोवाइड लिंक्स ऑफ 6 mm डाया एट 300 mm सेंटर टू सेंटर। देखो ये तो आपका खत्म, यहाँ से आपका पूरा एक खत्म ही हो गया, ठीक है ना। कि डिजाइन ऑफ अ शॉर्ट कॉलम आपका खत्म हो गया। देखो कॉलम बहुत छोटा है, ये शायद वीडियो अभी 30 मिनट्स की बनेगी, 30 to 35 मिनट्स की, तो बहुत छोटा है। बाकी आप जो भी कॉलम या कुछ भी डिजाइन करते हैं तो देखो अब हर एक का ना एक डायग्राम भी बनाना होता है। तो वो डायग्राम अभी मैंने ये देखो ऐसे बना के रखा हुआ है। तो अभी हमने ये फेयर करना है, ठीक है। अब ये फेयर कैसे करना है तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो अब आपको ये फेयर कैसे करना है, ये देखो 2 शीट्स ले लो आप, मतलब 2 पेज निकाल लो। देखो जहाँ पे हमने 8 बार्स निकाले थे और ये आपने लेटरल टाइज, ठीक है ना। तो आपको ये ले लिया। अब देखो एक कॉलम है, ये आपका एक कॉलम है, ठीक है। तो अब आपने देखो सबसे पहले क्या निकाला था, प्रोवाइड 8 बार। तो हमने इसमें 8 बार डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, देखो सबसे पहले तो कॉर्नर्स पे जाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे कॉर्नर्स पे कर देते हैं सबसे पहले। तो 1 2 3 और ये हमारा 4, ठीक है। ये 4 हो गए ना। अब 4 तो हो गए, 4 और करने हैं। तो कैसे आएंगे, सेंटर्स में डाल दो, ठीक है ना। तो ये आपका ऐसे सेंटर्स पर बार हो गए, ठीक है। तो ये आपके ऐसे सेंटर्स में बार हो गए, ठीक है। तो मतलब कि हमारे 8 बार तो डल गए, ठीक है। 8 बार हमारे डल गए। अब देखो एक बार मैं इसको फिर भी मेंशन कर देता हूँ। देखो ये हमारा क्या आता है, 8 बार्स ऑफ 20 mm डाया, ठीक है ना। ये आपके समझ आ गया। तो अब देखो अब हम आते हैं लेटरल टाइज पे, ठीक है। अब लेटरल टाइज कैसे शो करते हैं, ठीक है, जो कि हमारे लिंक्स होते हैं। देखो इन्होंने कहा है 6 mm के एट द रेट, ठीक है, 300 mm सेंटर टू सेंटर। तो इसको कैसे प्लेस करना होता है, देखो इसके लिए हमें एक स्केल चाहिए होगा, क्योंकि हमें अच्छा दिखाना है, ठीक है। तो अब आप देखो लेटरल टाइज हमारे ना ऐसे डलेंगे, ये कुछ इस तरह, ठीक है। ऐसे ये पकड़ के रखेंगे, ठीक है। इसको ऐसे पकड़ के रखेंगे। और जो बाहर से होती है वो तो हमारी एक कॉलम के बीच में है ही, ठीक है। वो हमारी यहाँ पे फॉर्म वर्क हो जाता है, ठीक है। बाकी हमारी बाइंडिंग तो होती होती है, लेकिन हमारे लेटरल टाइज है वो कुछ इस तरह डलते हैं, ठीक है ना। तो कैसे डलेंगे देखो, ऐसे एक हमारा ऐसे जाएगा, ठीक है। ये एक पूरा छल्ला सा टाइप डलता है, ठीक है ना। आपको वहां पे पहले भी मैंने आपको एक डायग्राम दिखाया था ना, अभी पिक्चर आई थी आपकी स्क्रीन पर, तो उस पर आपको अच्छे से दिखा दिया था ये। तो ये ऐसे और ये कुछ ऐसा, ठीक है ना। तो ये आपका, ये ऐसे हम यहाँ पे फोल्ड करते हैं। तो ये आपका लेटरल टाइप भी डल गया, ठीक है। और ये कैसे डला है, ठीक है। तो ये आपका कैसे डला, 6 mm डाया एट 300 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। ये चीज भी आपकी डल गई। तो ये था आपका पूरा आज का शॉर्ट कॉलम, ठीक है। अब हम थोड़ी सी डायमेंशन और पूरी कर देते हैं इसकी। देखो यहाँ से लेके, ठीक, यहाँ से हमारा क्या है, ये 500 mm अभी हमने निकाला, ठीक है। और ये भी से लेके यहाँ पे भी हमने 500 mm ये निकाला, ठीक है ना। तो ये चीज़ तो हमने यहाँ पे निकाल ली, ठीक। तो आपको ये ऐसे डायग्राम पूरा पूरा करना है पेपर में भी, जब आपको ये ऐसे आता है, ठीक है ना। तो ये ऐसे हमारा ये पूरा पूरा हमने डायमेंशन ये ले दी, ठीक है ना। तो ये आपका ऐसे खत्म हो गया, ठीक है। और अब आप पूछोगे सर ये आपने बाउंड्री सी का निकाली, देखो इससे हम बोलते हैं नॉमिनल कवर, ठीक है ना। सॉरी क्लियर कवर बोलते हैं हम इसे, क्लियर कवर। जो ये चीज होती है ना, यहाँ पे शो करता हूँ मैं, जो ये चीज होती है इसी तो हम बोलते थे क्लियर कवर, ठीक है ना। हम जो हमारे टोटल डेप्थ लेते थे, है ना, टोटल डेप्थ हमारा ये होता है, इफेक्टिव डेप्थ क्या होता है, तो हम ये क्लियर कवर लेते थे। तो ये हमारा क्या है, क्लियर कवर, ठीक है। ये चीज होती है हमारे क्लियर कवर, ठीक है। इसे हम लेट 40 mm ले लेते हैं, ठीक है। वैसे तो इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पे, फिर भी हमने एक बार ले दिया। तो ये था आज का हमारा पूरा टॉपिक, डिजाइन ऑफ अ शॉर्ट कॉलम, आरसीसी शॉर्ट कॉलम। तो ये था आज का आपका पूरा टॉपिक। मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ आ गया, मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट करना। कहीं मेरी भी कोई गलती हो तो जरूर बताना कमेंट्स में। और ऐसे हमारे चैनल सिविल इनसाइट को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।